मैंने कहा सर एक चाय का कप दें। उन्होंने चाय का कप दिया, मैंने चाय पीकर उनके हाथ में दिया, बोला सर दाढ़ी थी। डेट भी याद है वो 9 सितंबर यानी 9/9 और 1993 पहला ड्रामा। आ गए हमारे सियासतदान अब सैलाब जदगान में इमदाद बांटने। हम जब स्टेज पर होते हैं तो सिकंदर होते हैं, स्टेज से उतरते हैं तो कलंदर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसा मेहमान मौजूद है जो रेडियो टीवी फिल्म के मशहूर आर्टिस्ट है, जिसने पूरी सिंध, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। ये वो आर्टिस्ट है कि जिसने लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी है। ये वो आर्टिस्ट हैं जिसने गमगीन दिलों को खुशियों में तब्दील किया है। हमेशा लोग इनको देख के बहुत खुश होते हैं और बड़े कहके लगाते हैं। इनके प्रोग्राम देख के लोग तालियां बजाते हैं और उनके लिए वाह वाह करते हैं कि ये वो बेहतरीन आर्टिस्ट है। आज उन आर्टिस्टों में एक मुनफरद उनकी एक्टिंग है जो हमेशा मैं भी खुद देखता रहता हूँ चैनल पे, कि उनकी एक्टिंग बिल्कुल सीरियस, वो हमेशा कभी भी हंसता नहीं है, दूसरों को हंसाता है। जैसे चार्ली था, उसके चेहरे पे कभी भी हंसी नहीं होती थी, मगर वो लोगों को हंसाते थे। आज मेरे स्टूडियो में वो बेहतरीन आर्टिस्ट जिसका मैं आपको तारफ़ करवा रहा हूँ, सोहराब सुमरो। सोहराब सुमरो साहब भलीकार, वेलकम हमारे स्टूडियो में। आपने आज टाइम दिया, आपकी बड़ी नवाजिश। दरअसल बात ये है कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आप हमारे यहाँ बीच में हैं इस प्रोग्राम में, और आपसे मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगा क्योंकि इस फील्ड में आप आए कैसे और कब आपने स्टार्ट लिया था, और सिर्फ एक ही आपका कॉमेडियन सेक्शन है। क्योंकि अगर मैं अब कहूँ कि आप विलेन के किसी रोल में आ जाएं या किसी में, वो आपको सूट नहीं करता, मगर कॉमेडियन एक बहुत बड़ा फ़न होता है। अब मुझे डिटेल से बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ इस फील्ड तक, इस लेवल तक कैसे पहुँचे हैं। बड़ी मेहरबानी असगर साहब आपकी, आपने मदऊ किया मुझे इस प्रोग्राम में अपने में, और बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। इस फील्ड में आए हैं आप भी सोशल मीडिया के, लेकिन कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, और यही दौर है आजकल का। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो बहुत पहले आपको आ जाना चाहिए था, सीनियर आर्टिस्ट भी रहे हैं पीटीवी के दौर से। मेरा असल में करियर का स्टार्ट जो है वो सक्खर से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरी जाय पैदाइश सक्खर है शहर, तो वहाँ से फिर स्कूल के ज़माने से टेबलोज वगैरह काम करता था। शौक बचपन से ही मुझे कॉमेडी करने का था, लोगों को खुश करने का, लोगों को हंसी देने के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं बचपन से ही ये काम करता था। मतलब जब प्राइमरी लेवल से आपको बता रहा हूँ, जब तीसरी चौथी जमात में था तब से। फिर हाई स्कूल में आए तो वहाँ कुछ अपग्रेड हुए, कुछ ज़्यादा प्रोग्राम्स होने लगे। हर साल लतीफ़ डे कभी मनाया करते थे हम, कभी फेयरवेल पार्टीज होती थी, तो उसमें काम करते रहते थे। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ईयर इंटर किया, कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, इंटर के बाद फिर मैं बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल थिएटर जो स्टेज ड्रामा होते हैं उसमें मैंने कदम रखा। सक्खर से रोड़ी में सबसे पहला ड्रामा किया था हमने, बंगले में कंगले। तो वो भी मजा आया था। बंगले में कंगले, बंगले में कंगले, बंगले में कंगले, वो मेरा ही लिखा हुआ ड्रामा था। ये कब किया आपने? ये तकरीबन 92 में। अच्छा 1992 में जब मैंने मैट्रिक किया फर्स्ट इंटर के बाद, तो 93 में मेरे पहला ड्रामा जो था 93, आज मुझे डेट भी याद है वो 9 सितंबर यानी 9/9
और 1993 पहला ड्रामा शालतीफ टाउन हॉल रोडी में ड्रामा किया था। वो मैंने ही लिखा था, मतलब जैसे पहले छोटे छोटे स्किट्स लिखता था स्कूल कॉलेज के ज़माने में। फिर मैंने जब स्टेज ड्रामे देखे उस्ताद उमर शरीफ साहब के, तो उन दिनों VHS में ऑडियो कैसेट्स में स्टेज ड्रामे आते थे वीडियो की जरूरत में, तो वो देखकर शौक हुआ कि हम भी स्टेज ड्रामों की फील्ड में, क्योंकि एक ही चैनल होता था PTV, और उस दौर में पहले अंदर आने नहीं देते थे, और आज जाते हैं तो अंदर जाते हैं तो बाहर नहीं आने देते। अच्छा, ये हालत होती है। तो PTV पर तो पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती थी। कोई आदमी अगर ऑडियंस में ही बैठा होता था वो भी मशहूर हो जाता था, या ऐसे गुजर जाता था तो उसको भी लोग पहचान देते। एक ही चैनल था। तो उसके बाद स्टेज ड्रामा किए बहुत सारे, वो ड्रामा बहुत हिट गया मेरा। उसमें शायर का कैरेक्टर था, मज़ा या शायरी मैंने खुद लिखी थी, वो भी खुद ही कैरेक्टर क्रिएट किया था। वो मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि एक घर में रहते हैं बैचलर्स, बंगले में कंगले बैचलर्स रहते हैं, उसमें किराया भी नहीं दे सकते। सेठ साहब आता है उनको, फिर वो टड़का देते हैं। फिर लड़की आती है मोहल्ले की, फिर उनके साथ सारे इश्क के चक्कर में होते। ये मज़ा ये ड्रामा था। तो उसके बाद फिर सिंधी ड्रामे करने शुरू किए, मुरसोदर थे ड्रामा किया। उसके बाद फिर हमारे आर्ट सर्कल होती थी ना छोटी छोटी शहरों में, आप जैसे पता है आपको, बाख ड्रामेटिक सोसाइटी, मेहरान गुलफनकार ड्रामा आर्ट सर्कल, ये सारे होते थे। उनके साथ काम किया बहुत सारा। फिर शिकारपुर में भी किए, लाड़काना में भी किए, सखर, रोडी, पन्नो आकिल, ये जितने भी शहर लगते हैं इस एरिया में आपके बहुत सारे स्टेट ड्रामे के हवाले से बड़े मतलब मशहूर हो गया था अपने शहर में ही। क्योंकि जब रात को ड्रामा होता था तो उसमें तो मखसूस एक पब्लिक आती थी ना, ज्यादा 500, 600, 1000 आदमी आ जाते थे, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो नहीं आ सकते थे ड्रामा देखने, तो हम दूसरे दिन ड्रामे वाले कपड़े ही पहनकर वो शहर में फिर घूमते थे, ताकि लोग पहचाने। तो कोई कोई दोस्त पहचानता था, यार रात तुम ड्रामे में थे ना, यही कपड़े पहने थे। मैंने कहा हाँ वही, अच्छा बैठो यार चाय पियो। तो दूसरों को भी बताता, यार रात तुम ड्रामे में नहीं आए, इसने जबरदस्त अदाकारी की, इतना हंसाया लोगों को, यार वो डायलॉग जो तुम्हें लगा है जबरदस्त। तो बड़ी खुशी होती थी। तो उस दौर में भी लोग कहते थे कि भाई आप TV पर जाएं, और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री भी दूर थी हमसे, PTV कराची एक मरकज सेंटर था, तो गुर्बत भी थी, इसीलिए काम भी करता था, बिजली का सीखता था, और ये शौक भी अपना पूरा करता था, पढ़ाई भी करता रहता था साथ साथ। उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान खैरपुर का एक प्रोड्यूसर था, अनवर हकड़ो साहब, मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। वो एक हमारे ड्रामे में आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया कि हम रेडियो पर ड्रामा भी करते हैं और वहाँ हमें सदाकार चाहिए। पहली बार हमें पता चला कि हम तो अदाकार हैं, अदाकारी करते हैं स्टेज पर या TV पर या फिल्म में, ये सदाकार क्या होता है। तो हमने फिर कहा, उनसे पूछा कि सर रेडियो पर कैसे ड्रामा होता है। बोला वही रेडियो पर आवाज़ का सिर्फ जादू होता है, आवाज़ के जरिए आप बता सकते हैं ड्रामा कैसे होता है। हमने कहा नहीं, ड्रामे मतलब तो हम तो गेटअप करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, रेडियो पर तो वो दिखाई नहीं देता। सही। तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दें, फिर आपको पता चलेगा। फिर मैंने ऑडिशन दिया 94 में, 95 में मैंने जब रेडियो पर ऑडिशन दिया, तो मैं उम्र भी बहुत छोटी थी, लेकिन मैं जो मुख्तलिफ मिमिक्रीज करता हूँ ना, आवाज़ें निकालता हूँ, तो मैंने भारी आवाज़ में वो स्क्रिप्ट जो दिया था उन्होंने, उसमें लिखा हुआ था वडेरा, मैंने वडेरा जैसे आवाज़ निकाली उसमें। तो उन्होंने कहा भाई ऑडिशन में आप पास हो, अब फाइनल ऑडिशन के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। फिर 15-20 दिन के बाद फाइनल ऑडिशन के लिए, पहले तो 40-50 लोग थे, लड़के लड़कियां, उनमें से हम 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया फाइनल ऑडिशन के लिए। फिर फाइनल ऑडिशन के लिए हमने 3 लड़के थे, एक लड़की थी, उनको फाइनल ऑडिशन के लिए उन्हें पास किया। भाई आप अप्रूव हो गए हैं आप रेडियो के लिए, अब आप जब ड्रामा होगा तो फिर आपको बुलाएंगे। तो फिर जब ड्रामा हुआ तो मज़हर शेख साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी फोत हो गए। वो सखर से आते थे, पुराने सखर से, रेडियो पाकिस्तान खैरपुर अपनी बाइक पर। मज़हर शेख जो PTV पे भी उन्होंने काम किया, तो वो मुझे लेकर आते थे फिर जब ड्रामा होता था रेडियो पर। फिर वहाँ पर रेडियो पर जो है ना, हमारे ख़ास तौर पर एक किस्म की ट्रेनिंग हुई कि तलफ़ुज़ किस तरह से हो, और किस तरह से अपनी आवाज़ जो है, आवाज़ के ज़रिए आप लोगों को बताएं कि आप सोफ़े पर बैठे हुए हैं या चारपाई पे बैठे हुए हैं, किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आप TV पर तो सबको पता है, देखते हैं कि भाई इसको ब्लू कलर के कपड़े पहने, इसको ये कलर की शर्ट पहनी हुई, लेकिन रेडियो पे हमने बताना पड़ता था कि भाई आ जाओ, अरे कहाँ हो यार तुम, इतने दिन से गुम हो, और ये कपड़े तूने कौन से। लोग देखते नहीं है रेडियो में, सिर्फ आवाज आता है, तो उनको लिसनर्स को बताना पड़ता है यार आओ वरियाम कहाँ हो तुम, यार ये क्या तुमने ये जो कपड़े पुराने पहने हुए हैं, नए कपड़े क्यों नहीं पहने, यार ईद का दिन है आज, ये देखो मैंने लाल जोड़ा सिलवाया है, देखो दर्जी से, इतने पैसे लिए उसने, आओ आओ बैठो। मतलब वो जो डायरेक्शन है वो भी लफ्जों में ही बयान किया। स्क्रीन प्ले जो होता है वो रेडियो में
बताया करते थे कि आओ बैठो चारपाई पे, यार ऊपर करके बैठो ना, पाँव चारपाई पे बैठे हुए से अभी जाने वाले हो। या किसी को बोलते इधर इधर की कुर्सी पे आके बैठो, तो वो कुर्सी भी अंदर पड़ी होती थी, वो उसको भी खींचते थे। हाँ, उनका भी आवाज आता सुनने वालों को पता चले कि अब कुर्सी उसके लिए खींची है, उसको कुर्सी पे बिठाया। हाँ, तो ये ट्रेनिंग हुई हमारे यहाँ। फिर टीवी पर आने का डर भी लगता था कि ऐसे नहीं अंदर आने नहीं दे, फिर दिल बर्दाश्त हो जाए। पीटीवी पर कभी आया ही नहीं था। फिर चैनल आए, प्राइवेट चैनल 2002 में पहला चैनल आया KTN। अखबार पढ़ते थे तो उसमें आया कि भाई नया चैनल आ रहा है सिंधी, अपना चैनल, सिंधी बोली बड़ी ज़बरदस्त यार। फिर सब दोस्तों ने मुझे कहा कि अब ये चैनल आया ही तुम्हारे लिए है, तुम जैसे आर्टिस्टों के लिए जिनको पीटीवी पर चांस नहीं मिलता। तो मैंने कहा यार वहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है। कि सब दोस्तों ने ये कहा भाई टैलेंट जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है, तुम में जो टैलेंट है वो जाके वहाँ दिखाओ, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मतलब नहीं हिट हो गए तुम्हारा शौक तो पूरा हो जाएगा, वरना ये आस रह जाएगी दिल में कि यार मैं काश मैं चला जाता, इससे अच्छा तो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों ने किराया देकर मुझे कोच का और बिठाया कोच में कि जाओ तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, ये बिजली का काम करना तुम्हारा काम नहीं है, वाह वाह तो तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, लोगों को हंसाना है, वाह वाह। और सिर्फ शहर तक महदूद ना रहो, तुम अब दुनिया लेवल पर आओ। क्योंकि सेटेलाइट चैनल था, पहला चैनल सेटेलाइट, वहां पर आया तो वहां पर भी ना कोई तो आप सक्खर से, जी, जी। ये किस सन की बात है कि 2002 में 2002 में जब तक स्टेट ड्रामे करता था, रेडियो पर ड्रामे या स्टेट ड्रामे, सक्खर से आप कोच में चढ़े हैं? कोच में चढ़ा सीधा कराची। यहाँ मेरे मामू रहते थे नॉर्थ कराची की तरफ, वो वली का हॉस्पिटल में लेबर टेक्नीशियन थे, उनके पास रहा आके। फिर चक्कर लगाने शुरू किए चैनल्स पर, ऑफिस कहाँ है क्या। फिर अलीगुल मल्ला मुझे मिला, एक हमारा सुमरा नेशनल काउंसिल का प्रोग्राम था, उसमें उसने परफॉर्मेंस थी, वहाँ पर मैंने उससे पूछा यार तुम्हारे में, क्योंकि उस वक्त टेक्स्ट ट्रांसमिशन चलती थी चैनल की, मैंने कहा तुम्हारे ड्रामे मैंने देखे हैं, टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोमो चल रहे हैं, मुझे भी यार शौक है इसमें, लेके चलो। उसने कहा भाई पीछे ही तो ऑफिस है इनका, शाइन कॉम्प्लेक्स के बराबर में। अच्छा, और हाँ यहाँ जिस हाल में ये प्रोग्राम हो रहा है इसके पीछे ही ऑफिस है, तो अभी चलते हैं ये प्रोग्राम करके उधर। क्योंकि उस टाइम में वो 24 घंटे रश होता था उस ऑफिस में, नया नया चैनल था, जी जी जी। सारे लोग उसमें सारी रात सारा दिन उधर होते ही होते थे। पूरी सिंध के जो स्टेट ड्रामे करते थे सारे दोस्त आए हुए थे, वो आर्टिस्ट वहीं पर घूमते रहते। वहाँ पर मैं चक्कर लगाता रहा, कोई पहचानता ही नहीं था, वहाँ पर नया नया चैनल था, नए लोग थे, उनको क्या पता मैं सक्खर में क्या करता रहा। मैं सिर्फ पॉपुलर था सक्खर रोड़ी फसगिरदा एक दिन ना उसके आसपास में। फिर उन्होंने मतलब रोज कहते रहे हाँ भाई कल के रिकॉर्डिंग है, इधर आना होती नहीं थी कोई रिकॉर्डिंग। फिर वहाँ अरशद शाह साहब थे जो डायरेक्टर प्रोग्राम थे KTN के, उर्दू स्पीकिंग थे, तो वो प्रोग्राम करते थे। एक प्रैंक शो था डाडी थी और सनम समाल रूम प्रोग्राम, 3-4 प्रोग्राम वो करते थे। बच्चों का प्रोग्राम भी करते थे, 12 जी बारी। तो किसी ने कहा कि यार ये जो है ना डाडी थी प्रोग्राम करते हैं, इसमें नए लोगों को चांस देते, तुम इससे जाके मिलो। तो वो गैलरी में खड़ा होकर दोस्त से बात कर रहा था, कैमरामैन से अपने, तो मैं उससे जाके मिला। मैंने कहा सर मैं भी काम करना चाहता हूँ, मतलब कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ। बोला अच्छा, बोला हमारा काम देखा है? मैंने देखा है सर, डाडी थी में लोगों के साथ जो करते हैं। बोला तुम क्या कर सकती हो, डाडी थी कैसे करोगे लोगों के साथ? तो मैंने कहा सर ये चाय का कप दे। उन्होंने चाय का कप दिया, मैंने चाय पीकर उनके हाथ में दिया, बोला सर डाडी थी। तो वो हैरान हो गया, बोला उसके दोस्त को बोला है, बोला अभी यार ये देखो इसने मेरे साथ डाडी थी कर दी। कैसे? सबको बोला है स्टाफ को, बोला अभी ये कौन सी तोप किस्म की चीज आया है, कहाँ से आए हो भाई? अबे मेरी चाय पी गया यार। मैंने कहा ये क्या किया? तो बोल रहा है डाडी थी। मैंने कहा सर आपने कहा अपने फन का मुजाहरा दिखाया, तो मैंने यही फन। बोला यार तू तो कमाल है। अब यही जो सेगमेंट है, यही प्रैंक जो है, ये तुमने कल जाके करना है हमारे साथ। सुबह 10 बजे आपको ये गुलशन हदीद में पार्क है जो कायदे आजम, अच्छा वहाँ पे गुलशन हदीद में है, वहाँ पर तुमने आना है। वहाँ से हम जाएंगे फिर मेमन गोट, वो सिंधी इलाके थे सारे, वहाँ पर यही तुमने सबके साथ तादी करनी है, हालत करनी है, लोगों की चाय पी जानी है, उसको बोलना डाटी थी। मैंने कहा ठीक है सर आ जाऊँगा। अच्छा। फिर वो पहला सेगमेंट मेरा इतना हिट हुआ, वो मशहूर हुआ, मतलब चला बहुत, क्योंकि एक ही चैनल था, 3 घंटे ट्रांसमिशन थी उसकी, सब लोग देखते थे शाम को बैठ के, सारी सिंध के लोग, शुरू होटलों पर रश होती थी लोगों, क्योंकि पीटीवी पर एक ड्रामा आता था वो भी हफ्ते में एक बार। हाँ। तो ये जो दिल्ली का चैनल आ गया, दिल्ली 3 घंटे की रशियात, उसमें घड़ी घड़ी हमारे ये प्रोमो चले, हमारा सेगमेंट चले, लोगों ने बड़ा पहचानना शुरू किया। फिर मैं दाद लेने के लिए फिर वापस चला गया सक्खर। अच्छा। सक्खर के भाई देखा आपने? उन्होंने सबने कहा हाँ भाई जबरदस्त, तुमने यार वाह वाह यार जबरदस्त प्रोग्राम किया। मैंने कहा ठीक है शुक्र, ठीक है। गाँव के लोगों ने अप्रिशिएट किया, चल गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जी जी जी। उसके बाद फिर मैं वहीं बैठ गया। फिर
अरशद शाह साहब को मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन उस वक्त था ही नहीं। तो मैंने पीसीओ से फ़ोन किया। उस दौर में टेली कार्ड एक पीसीओ आया था, जो कार्ड डाल के बूथ लगे होते थे जी, पीले जी, कलर के, तो उसमें वो फ़ोन करते थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर थैंक्स के लिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे चांस दिया। तो उसने कहा अबे तू है कहाँ? मैंने कहा सर मैं तो सक्खर आ गया हूँ। बोले क्यों सक्खर आ गया? इधर तुम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एक नया, उसमें तुम्हारे लिए को तुझे रिकमेंड किया है रहमतुल्लाह मायोटी साहब ने कि इस लड़के को बुलाओ, कहीं भी हो इसको ढूंढ के ले आओ, इसमें बड़ा पोटेंशियल है और ये ज़बरदस्त काम करेगा। एक सेगमेंट देखकर तुम्हारी मतलब उस जमाने में फोन बोन भी नहीं होती थी, नहीं, मोबाइल मोबाइल फोन होती नहीं थी, किसी किसी के पास होती थी, मतलब वो भी एरिक्सन वाला सेट होता था बड़ा हाँ, काला वाला। जिसमें बिल बात करो तो भी बिल, हाँ हाँ, और ना करो तभी बिल। इनकमिंग के भी ऐसे करते थे। तो फिर मैंने कहा सर मैं फिर आ जाऊं? बोला हाँ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आया जब केटीएन पर, तो उन्होंने कहा एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं फनकार, उसका नाम होगा ये सेगमेंट होंगे, रहमतुल्लाह मायोटी साहब, उनसे जाके मिला। तो फर्स्ट ब्रेक मुझे वो उन्होंने दिया, रहमतुल्लाह मायोटी साहब को क्रेडिट जाता है और अरशद शाह साहब। तो फिर कॉमेडी से ही शुरुआत की, फिर उसमें पैरोडीज़ की, मुख्तलिफ लोगों की, अदाकारों की। तो ये एक नई चीज़ थी सिंधी मीडिया में। इससे जी, पहले जी। पैरोडीज़ वगैरह नहीं करते थे, उर्दू में करते थे, हाँ, मोइन अख्तर मरहूम साहब सबकी करते थे, लेकिन सिंधी में हमने पहली बार ये लाया कि हम सिंधी अदाकारों की, आर्टिस्टों की पैरोडीज़ करते थे। उसमें अक्ल विथ नकल, नकल विथ अक्ल एक सेगमेंट होता था उसमें। तो मैं कभी फर्स्ट एपिसोड में मैं सनम सिमाल रूम जो चलता था उसकी पैरोडी की थी, सनम बलोच की। और मैं आपको बताऊं, जब मैं वहाँ सक्खर में होता था, यही प्रोग्राम चलता था सनम सिमाल रूम, तो मैंने उसमें कॉल की थी एक दफ़ा कि भाई मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने उनको कुछ वॉइसेस सुनाए, असद कुरैशी के, मीर मोहम्मद लाखो मरहूम के। तो उन्होंने, सनम ने कहा कि आपकी तो ज़रूरत है हमें, आप तो आ जाएं एटीएन पर। तो एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने उनकी पैरोडी की, उसी प्रोग्राम में जिसमें मैंने कॉल की थी एज अ लाइव कॉलर, उसी प्रोग्राम में एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया। माशाल्लाह, उसी वाह वाह, प्रोग्राम के जबरदस्त। सेट पर मैं बैठा और उसकी पैरोडी भी की, फिर उसमें गेस्ट भी बुलाया। तो ये फिर करियर का स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर केटीएन, फिर दूसरे चैनल्स भी आते आस्ते गए। आस्ते आते रहे। लेकिन हाँ, हमने तकरीबन मुस्तकिल मिजाज ये होती है, जिस चैनल के साथ लगे होते हैं उसी के साथ लगे ही होते हैं। 7 साल केटीएन पर रहे, फ्रीलांसर होते थे वहाँ पर। फिर आवाज़ टीवी आया, फिर आवाज़ टीवी पर एम्प्लॉई, उन्होंने कहा कि हम आपको एम्प्लॉई रखते हैं। 1 साल तो हम बैठे रहे वहाँ, क्योंकि नाम ही नहीं रखा था चैनल का जब से हम एम्प्लॉई थे। तो उसके बाद उनको लाइसेंस मिला, बाद में चैनल आने हुआ। अच्छा, तो आवाज वालों ने आपको पहले ही अपॉइंट कर पहले दिया? ही अपॉइंट कर दिया, अली गुल मल्ला को, मुझे, 3-4 दूसरे थे, न्यूज़ के बंदे थे। एक कैमरा भी नहीं लिया था उन्होंने। तो हम रोज जाके उनको बोलते थे, सर लोग हमसे पूछते हैं आजकल कौन से चैनल पे आते हो, क्या बोले उन्होंने? कोई नाम तो रखें चैनल का। बोला अभी नाम सोच रहे हैं, रखा नहीं। लाइसेंस मिले तो फिर नाम भी रखेंगे। अरे अच्छा, पहले ही तनख्वाह आपकी चल रही तनख्वाह थी? हमारे हर महीने देते थे। वो माशाल्लाह। बोलते थे आप आए ऑफिस ना आए, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप किसी और चैनल पे काम नहीं करना आपने, ठीक है। क्या अब बात। उस दौर में, यानी तकरीबन ये है 2007-2008 की बात है। हाँ, उस दौर में हमारी 40-40 हज़ार तनख्वाह थी, हमें परवाह ही नहीं होती थी। अच्छा। तो हमने जाके फिर मालकान को कहा कि भाई आप ऐसा करें, आप हमें कैमरा लेके दें, ताकि आउटडोर हम शूट करते जाएं, मतलब रिकॉर्डिंग तो करते जाए ना, चैनल जब आने हो हाँ ना, तब वो आने कर दीजिएगा, तो तक हम फारिग बैठे हैं, तो रिकॉर्डिंग हमारे पास महफूज रहेगी। महफूज होगी, वीडियोज होंगी हमारे पास। उन्होंने कहा क्या फिर चाहिए आपको? तो जतोई साहबान का चैनल था, शहजाद जतोई साहब का, डी बलोच वाला, पहले उनका था, अब तो उन्होंने बेच दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपने मैनेजर को बुलाया, बोला इनको जो जो चाहिए इनको लेके दो। हमने कहा सर एक कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए और एक एडिटिंग सूट चाहिए, जिसमें हम एडिट करेंगे, आके अपने स्किट्स बनाएंगे छोटे छोटे। जब आपका टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू होगा तो उसमें चलाएंगे क्या, जब तक हमारे ये खाके जो है मज़ा यही चलते रहेंगे। तो उन्होंने कहा सही है, बस ले आओ सामान। उसी दिन सामान ले आए, दूसरे दिन हम रिकॉर्डिंग पे चले गए। फिर ये छोटे छोटे स्किट्स हमने तैयार करना शुरू कर दिए। ये पूरा साल ऐसे काम किया। अच्छा, साल के बाद वो चैनल आने लगा। फिर 7 साल उसी चैनल पर रहे हम, आवाज़ टीवी पर। उसके बाद फिर धरती टीवी पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर थे, वहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं थी, ना ही हमें निकाला। जहाँ पर फिर हमें डबल सैलरी मिली धरती टीवी पर, कि भाई हम उसको उससे डबल हम आपको दे रहे हैं। तो जब 1 लाख से ऊपर सैलरी मिली तो हमने कहा चलो भाई ये भी ठीक है। फिर धरती टीवी भी अभी तक माशाल्लाह 9 साल हो गए हैं, 2017 से फिर धरती टीवी पर है। अच्छा, धरती टीवी पे कितना अरसा रहे? धरती टीवी पर भी तकरीबन 9 साल रहे, 2017 में वहाँ आए थे। अच्छा, हाँ, बीच में फिर केटीएन पर भी काम किया। तो अभी तक आप धरती टीवी के साथ हैं? जी जी, अभी तक तो धरती टीवी पर साथ हैं, लेकिन अभी कल का भी पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंधी चैनल ऐसे होते हैं, आप घर ही बैठे होते, आपको फ़ोन कर देंगे भाई कल से नहीं आना, हमने एंटरटेनमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया।
तो ये होता रहता है। वैसे जो मेरे ख्याल में जितने भी चैनल हैं वो एंटरटेनमेंट जो उनके हैं उसी से तो चैनल चलता है। जी बिल्कुल, एंटरटेनमेंट से, कमर्शियल्स भी एंटरटेनमेंट पे ही मिलते हैं। हाँ वही है ना। हाँ, लेकिन वो सिंधी चैनल जो है ना, आप वो जैसे कहते हैं कि अपने आखिरी अयामों में चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, हर आदमी का अपना चैनल है। जैसे आपने चैनल बना लिया अपना, हाँ अपने इक्विपमेंट्स ले लिए सारे, तो अभी आप ड्रामे भी नहीं बनाएंगे। देखिए, ये तो चलो ठीक है, हम कर रहे हैं काम, मगर फिर भी हम चैनल देखते हैं टेलीविज़न पे। और क्योंकि एक आर्टिस्ट, आपको जो पसंदीदा आर्टिस्ट है वो आपको मिलेगा चैनल पे, और आप उनके प्रोग्राम देखते हैं, तो सब लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सोराब साईं, ये तो ज़बरदस्त आपने मुझे बताया। तो अभी तक आप चल रहे हैं सिर्फ ये कॉमेडी सेक्शन, आप उनके इंचार्ज है, आप लोग दोनों, अली गुल मला और आप उसी को देखते हैं। कॉमेडी चैनल करते हैं, अपने भी चैनल हैं यूट्यूब पर, सोराब सुमरो के नाम से। फेसबुक पेज भी है, मोनेटाइज है वो भी। यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से भी अर्निंग होती है कुछ ना कुछ। तो ये अल्लाह ने एक किस्म की हमारे लिए खिड़कियाँ खोल के दी हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह है कि फेसबुक मोनेटाइज नहीं है पाकिस्तान में, ना इंस्टाग्राम मोनेटाइज है, ना टिकटॉक है। बाहर के फॉरेन में तो सारे ये मोनेटाइज है। सही, वहाँ से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, सब चैनल हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है, सही। फेसबुक पेज भी नहीं है अभी तक। चलो उसको अभी नहीं देखें आप। इस वक्त माशाल्लाह बेहतरीन आपके जो अपने चैनल्स हैं उसमें बहुत सारे आपके सब्सक्राइब है, फॉलोअर है, उसकी कोई कमी नहीं है। जी क्योंकि माशाल्लाह सिंध के इस वक्त जो कॉमेडियन मज़ाह आर्टिस्ट अली गुल मला और सोराब सुमरे के अलावा कोई अभी देखें, अभी गामू भी है, मगर आप लोग पहले आए हैं, वो बाद में आए हैं। जी जी बिल्कुल है, मतलब कम है। जैसे असगर खोसो है, गामू है, हैदर कादरी है, या जाकिर शेख जो फजीलत बेगम बनता है। मतलब हम सिंधी मीडिया में अगर कहें तो ये उंगलियों पर गिन सकते हैं आप, 8 या 10 लोग हैं जो कॉमेडी में काम कर रहे हैं। लेकिन कॉमेडी में हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, और क्योंकि इस कौम को खुशियाँ देनी है, हमने हंसाना है इनको। सही, रुलाने के लिए तो असेंबलियाँ भरी पड़ी हैं, सही। वो रोजाना कोई ना कोई टेंशन देते रहते हैं। अभी जैसे बजट में आपने देखा, गरीबों के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। ऊपर से टैक्स लगा दिए हैं, और मतलब परेशान रखना है कौम को। हाँ, तो देखिए वो परेशानी आप लोग जो हल कर रहे हैं, वो हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ही सही लोगों को कुछ खुशियां दें, कुछ हंसाएं उनको, ताकि उनके जो उस ट्रामा से उनको निकालें। सही कह रहे हो। यही कोशिश होती है हमारी, अपने चैनल्स पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, या सोशल मीडिया पर, कि भाई चलो जो तुम्हारे मसाले, वो हमारे भी मसाइल वही है ना। ये नहीं है कि हम जो है वो एलोन मस्क के बेटे हैं तो हमारे पैसे की कोई परवाह नहीं है। नहीं, हमारे भी वही मसाइल है, लेकिन उस मसाइल को भूल कर थोड़ी देर के लिए हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं, बेहतरीन कि भाई उन थोड़ी देर के लिए थोड़ा टेंशन से निकले वो। सही सही। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग बड़े परेशान होते हैं, हमें जब मिलते हैं तो हमें बोलते हैं, यार आप जो है ना हमारे बड़े एक मेडिसिन का काम कर रहे हैं। हमने कहा वो कैसे? जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, या ऑफिस से घर जाते हैं बॉस की डांट खाकर, या घर में कोई बीवी के साथ जब क्लैश हो जाती है, कोई रिश्तेदारों के साथ कोई मसला, तो हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आपकी वीडियोस देखते हैं।